नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं हूं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। मैनपुरी का ये भोगांव कस्बा है और यहाँ पर अचरज की बात यह है कि मैनपुरी में कुछ लोगों ने बनारस नगरी सजा दी है, बनारस नगरी बसा दी है मैनपुरी के अंदर। इस कड़ाके की सर्दी में आखिर बनारस वहां से चल के मैनपुरी कैसे आ गए, अपने आप में अचंभा है। और इसी अचंभे का सच जानने के लिए हमारे साथ हैं हर्षित जी। हर्षित जी, मैनपुरी में भोगांव के जैन समाज ने ये क्या कमाल कर दिया, मैनपुरी के अंदर बनारस उठा करके आप ले आए। जी बिल्कुल आश्चर्य की बात है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस नगर में हुआ था। उन्हीं भगवान के यहाँ 5 कल्याण के आयोजन 10 जनवरी से 15 जनवरी तक किया जा रहा है। तो उनके जन्म से लेके 5 कल्याण तक ये बनारस नगरी बनाई गई है। इस बनारस नगरी में 5 दिन 5 कल्याण होंगे। जिस तरह आप ये विशाल नगरी देख रहे हैं, इसमें हर तरह की व्यवस्था, सारी व्यवस्था इसमें की गई है। आवास से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और जो भी व्यवस्था यहाँ पे चाहिए जरूरी होती है, वो सारी व्यवस्था यहाँ दी गई है। बाहर मुझे लोग बता रहे थे कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं ऐसी सर्दी में, जबकि कोहरा छाया हुआ है चारों ओर। आप लोगों को बुला करके यहाँ आखिर कैसे व्यवस्थाएं दे पाएंगे? ये व्यवस्थाएं के लिए हमारे यहाँ 4 महीने से पूर्व तैयारी की गई है। और ये ऐसा आयोजन, ऐसा महोत्सव है जो बिरले लोगों और सौभाग्यशाली लोगों को ही देखने मिलता है। ये जो आयोजन होगा, ये कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये पाषाण से भगवान बनने की कला है। यहाँ सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आकर अपना कल्याण करने की कला सीख सकता है। और उसी के पर्पस, उसी के उद्देश्य से ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए चलते हैं बनारस नगरी के अंदर और देखते हैं आखिर आपने कैसी बनारस नगरी यहाँ पर सजाई है। 2 पंडाल दिखाई दे रहे हैं, एक इस ओर जहाँ से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। क्या ये पूरा आपने जो यहाँ का प्लान किया है, किस तरह से ये प्लानिंग? ये जो आप बड़ा पंडाल देख रहे हैं, ये पंडाल बहुत 3 से 5,000 की कैपेसिटी वाला पंडाल है। इसमें पूरी सभाएं होंगी। भगवान के गर्भ में आने से लेके गर्भ में आना, जन्म में, उसके बाद कैसी क्रियाएं, कैसे स्वर्ग के लोग आते हैं, देवता इंद्र किस तरह की क्रियाएं करते हैं। और वहाँ बड़े बड़े विशेषज्ञ मनीषी विद्वानों द्वारा ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत सूक्ष्मता से समझाई जाएंगी। और हमारे बाहर से जो अतिथि पधारे हैं, उनके लिए वेटिंग एरिया बनाया गया है। और उनके भोजन की, ये आपको ये बड़ा कैंपस दिख रहा है, ये भोजन की व्यवस्था है। लगभग 1000 आदमी एक साथ भोजन कर सकते हैं। इसमें भी हमने 2 कंपार्ट दिए हैं, एक महिला और एक पुरुष। इसमें आपको विशेष बात आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भोजन जो बनेगा, सुबह भोजन खाना बनाने से लेकर पीने तक सारा भोजन प्राशुक माने जीव रहित, एक भी जीव उसमें नहीं होगा। उसको प्राशुक करने की जो विधि है, उसमें सौंफ डालकर उसको 6 घंटे की मर्यादा से उसको मर्यादित करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी जमीकंद नहीं बनेगा, कोई भी आलू प्याज लहसुन नहीं होगी। और सूर्यास्त के पहले हमारा भोजन बंद हो जाएगा। और भोजन बनाने में जो भी मसाले यूज होंगे, बिल्कुल शुद्धता पूर्वक नियमित होंगे। 1 दिन के अनुसार ही पीसे जाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 दिन का क्या रखा हुआ। पूरा जैन भोजन आप उपलब्ध कराएंगे। एक मुझे बहुत विशाल ये ध्वज की शायद तैयारी नजर आ रही है, ऊपर ओम नजर आ रहा है। आशीष जी है मेरे पास। क्या है आखिर आशीष जी, आपने ये पूरा नीचे 5 रंग से सजाया है, काफी फुलबारी लगाई और इतना ऊंचा ध्वज आप ले गए? इतना ऊंचा ध्वज, ये 40 फीट का जो ध्वज स्तंभ है, हमारे से धर्म ध्वज बोला जाता है। यहाँ पर कल हमारे मंगलायतन के मुख्य अतिथि श्रीमान स्वप्निल जैन जी, जो कि मंगलायतन और डीपीएस के मालिक हैं, उनके द्वारा कल यहाँ पर एक भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन, इसके उपरांत ही, इस ध्वजारोहण के उपरांत ही इस कार्यक्रम का यहाँ पर आगाज होगा। और इस कार्यक्रम को यहाँ से विधिवत यहाँ से क्रियाएं मिलेंगी। जिस तरह से बताया हर्षित जी ने, वीआईपी लॉज आपने बनाई है, ये पूरी 5000 लोगों की कैपेसिटी वाला पंडाल बनाया है, इधर भोजनशाला बनाई है। आखिर रहने की व्यवस्था कहाँ है? आवास प्रभारी भी मेरे साथ है, अंशुल जी। इतने लोगों को आपने बुला लिया ऐसी कड़ाके की सर्दी में, क्या यहाँ पूरी ये जमीन पे यहाँ पे लोगों को सर्दी में लोगों को परेशान करेंगे? नहीं, हमने सर्दी में परेशान नहीं करेंगे। हमने यहाँ भोगांव में जितने भी हमारे गेस्ट हाउस हैं, जितने भी मैरिज होम है, सारे हमने बुक कर लिए हैं। बाहर से जितने भी अतिथि आएंगे, सबको हमने रुकने की समुचित व्यवस्था कर रखी है। इससे भी ज्यादा यात्रियों की संख्या अगर बढ़ती है, तो हमने यहाँ पास में हमारा आरएस स्कूल एकेडमी है, जो कि बहुत विशाल जगह में बना हुआ है। उसमें भी हमने अच्छे खासे लोगों को रोकने की व्यवस्था कर रखी है। नहाने से लेकर धोने तक हर चीज की व्यवस्था, सोने बैठने हर चीज की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था उनकी हमने करी हुई है। तो कोई भी आपके आयोजन में आ सकता है? आपने रजिस्ट्रेशन लिए या फिर आपने जिनको आमंत्रित किया है वही आपकी इस व्यवस्था का लाभ ले सकते? हमारी कमेटी ने एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक बनाया था, वो सभी लोगों सारे ग्रुप के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जिन लोगों को आना था, 31 दिसंबर उसकी आखिरी डेट थी। जिन लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर दी है, उनकी सूची हमारे पास आ चुकी है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए
उनको भी अगर वो हमारे पास आते हैं तो उन्हें ठहरने की भी हमारे पास समुचित व्यवस्था है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आवास की व्यवस्था बता रहे थे अंशुल जी। हर्षित जी, जैसा आपने पंडाल के बारे में बताया, तो चलते हैं पंडाल के अंदर ही चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पंच कल्याणक की विधियां आपने बताई, 5 कल्याणक भगवान के, भगवान पारसनाथ के, जिनका आप चित्रण यहाँ पर करेंगे, तमाम विद्वानों के जरिए प्रवचन भी होंगे, तो आखिर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में जरा बताइए। ये अपन पंडाल में अंदर चलते हैं और आपको दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ मैं ये विशाल सुंदर पंडाल। ये बहुत लगभग 1 महीने से इस पंडाल को तैयार करने के लिए कोशिश की गई है। आप ये देख रहे हैं यहाँ लगभग 3000 से 5000 आदमी के यहाँ सीटिंग है। एक तरफ महिलाएं और एक तरफ पुरुष बैठेंगे। ये सामने जो आपको विशाल मंच दिख रहा है, इधर जो भगवान का जन्म होता है उस समय स्वर्ग से इंद्र जो आते हैं, वो इंद्र आकर क्या क्रियाएं करते हैं, कैसे करते हैं, आपको हूबहू साक्षात ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आकर उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। यहाँ पूरा डिजिटल माध्यम से आपको दिखाया जाएगा भगवान को कौन से स्वप्न आते हैं और किस स्वप्न का क्या फल होता है, वो यहाँ पूरा दिखाया जाएगा। अच्छा, दोनों तरफ आपने व्यवस्था की है, एक तरफ महिलाओं के लिए बनाया, एक तरफ पुरुषों के लिए बनाया है। कितने लोग बैठ सकते हैं और मंच पर ये बालिकाएं आखिर अभी क्या कर रही हैं? ये मंच पर जो बालिकाएं, कल से जो कार्यक्रम शुरू होगा उसके लिए स्वागत गीत और जो इंद्र सभा राजसभा लगेगी उसमें जो स्वागत गीत होंगे और भगवान की जो क्रियाएं होंगी उसको नाट्य के रूप में, संगीत के रूप में उस क्रियाओं को करके बताएंगी। और उस नाटक में ऐसा कोई भी फूहड़पन या अश्लीलता नहीं होगी, उसमें प्योर अध्यात्म होगा। और मैं आपको बताऊं इस कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षण है, एक जो जनगणना की विशाल शोभा यात्रा यहाँ जो निकलेगी, जो दूर से, बहुत दूर से हमारे कलाकार आएंगे, बैंड आएंगे और बग्गियां आएंगी। और 11 तारीख को आपको रात में आध्यात्मिक भजन संध्या, जो देश विदेश में ख्याति प्राप्त विद्वान पंडित संजीव जी उस्मानपुर द्वारा आध्यात्मिक भजनों की यहाँ बहुत बड़ी भजन संध्या होगी। उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्पीकर डॉक्टर SP वारिल जी, जो आजकल की युवा पीढ़ी संस्कार विहीन होती जा रही है, संस्कार से खोती जा रही है, उनको इस चकाचौंध से दूर लाकर कैसे संस्कार का बीजारोपण हो, कैसे धर्म मार्ग में लगे और भगवान पार्श्वनाथ की तरह हम भी अपना कल्याण कर सके, उस उद्देश्य उनको प्रेरित करने के लिए वो हमारे बीच व्यस्ततम समय से आ रहे हैं। उनको सुनने के लिए लोग ऑडिटोरियम में जाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उन्होंने हमें सहज स्वीकृति दी है। आप लोग आए, अपने साथ बाल गोपाल लाएं और सभी लोग आकर एक बार यहाँ कार्यक्रम देखेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार यहाँ आ गए तो आपके लिए ना कोई सर्दी लगेगी और ना कोई जाने की इच्छा होगी। चलिए, तो आपने पंडाल और कार्यक्रम के बारे में बताया, आशीष जी के साथ चलते हैं और आप भी चलिए। भोजनशाला में आखिर क्या है? भोजनशाला की आपने तारीफ की और बताया कितने सारे लोग भोजन करेंगे, अहिंसक पद्धति से जैन भोजन तैयार किया जाएगा। चलिए चलते हैं भोजनशाला में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ऐसी विशेषताएं इस भोजनशाला की हैं और आखिर जैन भोजन में किस पद्धति का इस्तेमाल आप करते हैं और जो जैन भोजन आप यहाँ खास तौर पर तैयार करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को कैसे शुद्धता के साथ वो भोजन और जिस तरह से आपने कहा कि अहिंसक छना हुआ प्रासुक जल वो आप उपलब्ध करा पाएंगे। आशीष जी, इस भोजनशाला की प्लान के बारे में हमें बताइए, किस तरह से आपने 2 तरह से इसको डिवाइड किया है, किस तरह से यहाँ से सिटिंग रहेगी? इस भोजनशाला को, इसमें लगभग 1000 लोगों के एक साथ भोजन करने की यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर दोनों तरफ काउंटर लगाए गए हैं और आपको यहाँ पर बैरिकेडिंग जो दिखाई पड़ रही है, इस बैरिकेडिंग के इस तरफ एक तरफ महिलाओं को, एक तरफ पुरुषों को, जो कि मर्यादित तरीके से भोजन करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, जिससे कि जैन पद्धति में कहा जाता है कि सील भंग होना, सील की एक परिभाषा कही जाती है कि महिला के शरीर को छूने से हमारा सील भंग होता है। इसलिए क्या नाम है, किसी भी प्रकार की, किसी महिला को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या नाम है, दो तरीके के भोजनालय को 2 बक्सों में डिवाइड किया गया है। प्रासुक जल की आप बात कर रहे थे हर्षित जी, प्रासुक जल का क्या अर्थ है और किस तरह से आप इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को प्रासुक जल कैसे मुहैया करा पाए? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इतनी बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी समस्या, हम बहुत बड़ा हजारों लाखों की संख्या में कार्यक्रम कर लेते हैं। आखिर प्रासुक जल एक सामान्य सी प्रक्रिया, फिर भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जो सामान्यता उपलब्ध कराना असंभव है। उसके लिए हमारे लिए बहुत हमारे विशेष सहयोगी पारस जी दिल्ली से पधार रहे हैं, उनकी पूरी टीम आ रही है, बहुत बड़ा उनका एक टीम सामान है। बहुत प्रासुक जल जो व्यवस्थित, वो ऐसा छन्ने से हम पानी को छानेंगे जिसमें सूर्य की किरण पार नहीं हो पाए, और उस छन्ने हुए जल को भी सौंफ, पिसी हुई सौंफ डालकर उसको 6 घंटे के लिए मर्यादित करेंगे। और वो भोजन हमारा कैसा भी हो, मतलब सुबह भोजन बनने से लेकर बर्तन छानने तक, पीने तक,
जो भी क्रिया जल से संबंधित होगी पूरा प्राकृतिक जल उपलब्ध कराया जाएगा। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसमें जीव हिंसा जैन दर्शन में बताया है कि पानी के एक बूंद में 36,450 जीव, ये वैज्ञानिक ने प्रमाण दिया है। इस ऐसे जीवों की ये इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है वो जीव हिंसा ना हो, जीव रक्षा की मुख्यता से इस तरह किया तो हमारे ये पानी छानना जो आज तक हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन साबित होती थी, उसको हमारे पारस ने अपनी टीम के साथ यहाँ करेंगे। और हमारे अलवर से शोध भोजन के लिए आ रहे हैं, वो एक एक बाकायदा शोध करके कोई से जीव हिंसा नहीं हो जाए, बिल्कुल सूखा हुआ मर्यादित और एक दिन का ही अनुसार उस सामग्री बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आज बना दी और 4 दिन तक चलेगी, जितनी उसकी मर्यादा उतना ही बनाएंगे। और सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमारे यहाँ भोजन चलता है। कोई भी जमीकंद नहीं, कोई भी आलू प्याज का यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं होगा। और यहाँ पर भोजन भी लाभ ले और हमारा अध्यात्म का लाभ लेकर अपना आत्म लोगों से आप लगातार हमें मिलवा रहे हैं, अंशुल जी से मिलवाया, आशु जी से मिलवाया, कमेटी के अध्यक्ष से आपने मुलाकात नहीं कराई? जी, मैं आपके सामने अध्यक्ष जी के पास ले जा रहा हूँ। ये हमारे अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी जैन है और ये आपको पूरी विस्तृत से बताएंगे कि इस पंच कल्याण की नींव किस उद्देश्य से रखी गई, क्यों रखी गई और इसके बीच में क्या क्या हम लोगों को इस तरह के संघर्ष करते हुए पूरे कार्यक्रम को इतना मूर्त रूप दे पाए, उसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आपको अवगत करा। राकेश जी, जिस तरह से मैनपुरी के भोगांव छोटा सा ही कस्बा, इतना बड़ा आयोजन आपकी टीम कर रही है, आखिर इस आयोजन को लेकर के किस तरह से आपने व्यवस्थाएं तो करी ही, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहां से आपने सोचा कि आयोजन हम कर सकते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ शुरू से ये मंदिर पुराना था, 800 साल पुराना मंदिर था। तो हम लोगों ने सोचा ये मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गया है, तो इसको सुचारू रूप से एक नया रूप दिया जाए। तो रूप इतना बढ़ गया कि हमको 4 साल लगे बनवाने में उसको। फिर जब मंदिर बन के कंप्लीट हो गया, अब हम लोगों ने सोचा कि वेदी प्रतिष्ठा करा लें। तो ये फिर बढ़ता बढ़ता ऐसा हो गया कि हम लोग पंचकल्याण की उस पे आ गए, चलो भाई पंचकल्याण का। अब वो इतना बड़ा रूप बन गया है कि उसको हम लोग पूर्ण तरीके से मतलब उसको चला रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग व्यवस्था बन रही है यहाँ पर। व्यवस्थाओं कमेटी की ओर से तो बनाई जा रही है, प्रशासन का और शासन का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिला। हम लोग डीएम साहब से मिले, एसपी साहब से मिले हैं। आज एसडीएम साहब भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखी आके और पूरा सहयोग देने की हमसे कही कि आपको जो भी सहयोग की होगी जरूरत होगी हम आपको सहयोग देंगे। और अभी प्रदीप जी आए हमारे पास, पांडे जी कोतवाल साहब यहाँ पर है, उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी हमारे यहाँ, उन्होंने पूरा सहयोग देने की बात कही है। हमारा रोड भी बन भी हो जाएगा कल से और जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से सही रूप से चले। ये पंचकल्याण महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, लगातार हमने आपको इसकी जानकारी देने की कोशिश की और लगातार हम यहाँ बने रहेंगे। 6 दिन के सारे कार्यक्रम की जानकारियां भी मीडिया हलचल के माध्यम से कोशिश करेंगे आप तक पहुंचे और आप समझ सकें कि कैसे पाषाण को परमात्मा बनाता है। जैन धर्म कैसे व्यक्तिवाद नहीं बल्कि व्यक्ति को परमात्मा बनाने का धर्म है और लगातार जैन दर्शन की क्या विशेषताएं हैं इस कार्यक्रम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो भी विशेष कार्यक्रम इस आयोजन में होंगे वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए मीडिया हलचल।